आज दिन की सबसे बड़ी खबर जो है वो अदानी समूह से जुड़ी। आज अदानी समूह से जुड़ी एक दो नहीं बल्कि तीन बड़ी खबरें आई। लेकिन इन खबरों पर आगे बढ़े, इनका मतलब समझे, मायने समझे, उससे पहले आपको बाजार में आज अदानी समूह की कंपनियों का प्रदर्शन कैसा रहा ये बता दें। आज दिन जो था बाजार में ओवरऑल गिरावट का था। सेंसेक्स निफ्टी दोनों ½ % नीचे बंद हुए। लेकिन अगर आप देखें अदानी ग्रुप की कंपनियों की पिक्चर जो थी वो थोड़ी सी इससे भिन्न थी। आज अदानी ग्रुप में अदानी टोटल, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी ग्रीन, ये तीन कंपनियां ऐसी थी जिनमें अपर सर्किट लगा। इसके अलावा एसीसी, एनडीटीवी और अदानी बिलमेर, ये तीन कंपनियां ऐसी थी जो हरे निशान में बंद हुई। किसी में ½ % की तेजी थी, किसी में 1% की, लेकिन हाँ ये तीन कंपनियां और हरे निशान में बंद हुई। जहां गिरावट थी वो अदानी एंटरप्राइजेस, जहां करीब 1% की गिरावट थी। इसके अलावा अदानी पोर्ट ½ % की गिरावट और अदानी पावर में 1.5% की करीब गिरावट थी। अंबुजा सीमेंट में 1% की गिरावट थी। तो ये था पूरा हाल आज अदानी समूह की कंपनियों का। अब जो खबरें आई हैं वो आपको एक एक करके बताते हैं। तो पहली खबर ये कि अदानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद ग्रुप की संपत्ति में 60% की गिरावट आ चुकी है। तब से लेकर हर हफ्ते अब तक अदानी समूह की संपत्ति 3000 करोड़ रुपए घटी है। हर हफ्ते 3000 करोड़ रुपए का नुकसान। जनवरी के अंतिम हफ्ते में हिंडनबर्ग की रिसर्च की रिपोर्ट ने अदानी ग्रुप में अपनी रिपोर्ट जारी की थी और अदानी ग्रुप को इसके बाद जो घाटा हुआ था उससे ये गिरावट आई है। ग्रुप का पूरा फोकस अब इस रिपोर्ट के बाद कर्ज उतारने का है। हालांकि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनमें अभी निवेश कम नहीं किया जाएगा, ये ग्रुप की तरफ से संकेत दिए गए हैं, बल्कि यहाँ निवेश बढ़ाया जाएगा। बुधवार को ग्रुप की तरफ से कहा गया कि एयरपोर्ट कारोबार में ग्रुप की तरफ से निवेश बढ़ाया जाएगा और कुछ और एयरपोर्ट की बोली भी लगाई जाएगी। सर, ये जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें घट रही थी, उससे थोड़ा सा विरोधाभासी है, थोड़ा अलग रुख है। हर जगह हम खबर देख रहे थे, या तो पीछे हट रहे थे, या निवेश रोक रहे थे, या उनमें बोली ना लगाने की बात कह रहे थे। पावर देखिए, सड़क देखिए, लेकिन एविएशन बिजनेस को लेकर ग्रुप इतना उत्साहित क्यों है? अडानी समूह की तरफ से लंबे समय बाद पहली बार किसी कारोबार में बने रहने या उसे उसमें श्रिंक ना करने की, उससे पैर ना पीछे ना खींचने की खबर आई। बाकी कारोबार जो चल रहे हैं वैसे ही, पर हमने देखा कि प्रत्यक्ष रूप से अडानी समूह ने, जैसा शुभम ने कहा, कई कारोबारों से एग्जिट किया। पेट्रोकेमिकल कारोबार से एग्जिट करने की बात आई। बिजली कंपनियां जो टेक ओवर की थी उन्हें वापस कर दिया गया, जिसमें डीबी पावर का टेक ओवर था। रोड प्रोजेक्ट्स में अपने हाथ पीछे खींचे गए। पर अडानी समूह की तरफ से कल एयरपोर्ट में निवेश को ये कहा गया कि कंपनी इस कारोबार में बनी रहेगी और अपना निवेश चलाती रहेगी। हमें पता होगा कि भारत में अडानी समूह के पास 7 एयरपोर्ट्स हैं इस समय। 7 एयरपोर्ट्स का चलाने का लाइसेंस है और एक और नया एयरपोर्ट बनाने की तैयारी चल रही है। अडानी समूह का इस कारोबार में बने रहने की वजह समझना ज़रूरी है। हालांकि अडानी समूह के पास कर्ज का बोझ बहुत ज़्यादा है। मौजूदा परियोजनाओं का कर्ज चुकाना मुश्किल हो रहा है और दूसरी चीज़ ये कि एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए भी अडानी समूह को बड़ा कर्ज लेने की ज़रूरत होगी। पर एक ऐसा बाजार है जिस बाजार में अब कोई बड़ा प्लेयर नहीं बचा है। कोई एक मुश्त बड़ा खिलाड़ी एयरपोर्ट के बाजार में कोई बड़ी कंपनी नहीं बची। हमने पहले 2 बड़ी कंपनियां जीएमआर और जीविक के उभरते हुए देखी थी, पर वो कंपनियां सिकुड़ गई। एक तो अडानी को यही एयरपोर्ट, मुंबई का एयरपोर्ट मिला। तो एयरपोर्ट्स के ऑपरेटिंग कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो सरकार से अडानी समूह को मिले हैं, इस समय भारत में सबसे बड़ा ऑपरेटर अडानी समूह एयरपोर्ट के तौर पर है। आप इसे एक किस्म से मोनोपोली ऑपरेटर भी कह सकते हैं कि देश के जितने प्रमुख बड़े एयरपोर्ट्स हैं, 7 बड़े एयरपोर्ट्स हैं, उनमें से बड़ा हिस्सा अडानी समूह के पास है, या फिर कुछ छोटी कंपनियां या सरकार की एयरपोर्ट अथॉरिटी से चला रही। ये वो बिजनेस है जिस बिजनेस में शायद अडानी समूह को भविष्य में संभावनाएं दिख रही हैं। संभावनाएं स्वाभाविक है, भारत में एयर ट्रैफिक बढ़ रहा है, नई एयरलाइंस आ रही हैं, लोग ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक पेंच है। अडानी समूह ने ये कहते हुए कि वो एविएशन कारोबार से में और ज़्यादा निवेश करना चाहता है और इसमें बना रहेगा, और ये भी कहा गया, हालांकि पता नहीं है कितनी क्षमता होगी नए एयरपोर्ट लेने की, कि अगर सरकार नई बोलियां लगाती तो हम आगे आएंगे। ये भी कहा गया कि एयरपोर्ट्स की ऑपरेटिंग कॉस्ट को 30 से 35% तक कम करना होगा। और यहाँ से संकेत माना जा रहा है कि अडानी समूह के पास जो एयरपोर्ट्स हैं उनकी कॉस्ट में, उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट में कटौती की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये भी वही दबाव है जो दिखाई हमें कंपनी की बैलेंस शीट पर दिखाई दे रहा है। हमें याद होगा कि जब एयरपोर्ट्स की बोलियां लगाई गई थी तो अडानी समूह ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर आगे बोलियां लगाई थी, और उसके पीछे बाकी लोग उन बोलियों में काफ़ी पीछे रह गए थे। तो कहीं ना कहीं ये भी बाजार में महसूस किया जा रहा है कि अडानी समूह ने जिस कीमत पर एयरपोर्ट खरीदे थे उनसे रेवेन्यूज़ की संभावनाएं उतनी ज़्यादा खरीदे, या कहें कि एयरपोर्ट्स को चलाने का जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था सरकार से चलाने के लिए, और इस समझौते में शुभम पर पैसेंजर रेवेन्यू सरकार को देना होता है। हर यात्री के हिसाब से जो
एयरपोर्ट ऑपरेशन के लिए मिलता है उसमें कंपनी को पैसेंजर के हिसाब से रेवेन्यू देना पड़ता है। तो ये तो कहा गया है कि वो बने रहेंगे, लेकिन इसमें कॉस्ट कम करने की बात भी शर्त के तौर पर जोड़ी गई है, मतलब नियम और शर्तें लागू हैं। इसके बाद जो अगली बड़ी खबर थी वो ये कि स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और एनएसई ने बुधवार को अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी पावर को फिर से शॉर्ट टर्म के लिए अतिरिक्त सर्विलांस पर डाल दिया है। सर, पहले डाली गई थी, फिर हटाई गई, अब फिर दोबारा डाला गया है। दोबारा सर्विलांस पर क्यों डाला गया? अडानी समूह के शेयरों में जिस तरीके की ट्रेडिंग और उतार चढ़ाव दिख रहा है, खासतौर से अडानी पावर को लेकर कई गतिविधियां इधर हाल फिलहाल में अलग अलग दिखाई दी और शायद अडानी पावर को इसलिए फिर से उसमें डाला गया है। और एनएसई बहुत तेजी के साथ, ऐसी पहली कंपनी होगी, पहला समूह होगा जिसको इतनी तेजी के साथ सर्विलांस में लाकर अंदर और बाहर किया जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है, जो कि हम पहले भी मनी सेंट्रल में बताते रहे, कि स्टॉक मार्केट में अडानी समूह इन्वेस्टर्स से ज़्यादा ट्रेडर्स का स्टॉक हो गया है। ट्रेडर्स इसमें तात्कालिक तौर पर जो बढ़ोतरी या गिरावट होती है उसका फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं, और एक सीमा से अधिक सट्टेबाजी या स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ रोकने के लिए एनएसई को बार बार अडानी के स्टॉक्स को सर्विलांस मैकेनिज्म के तहत लाना पड़ता है। जब कोई स्टॉक सर्विलांस मैकेनिज्म के तहत जाता है तो उसके मार्जिन के, उसके भुगतान की तमाम सारी शर्तें सख्त कर दी जाती हैं। सर, तीसरी खबर अदानी की साख से जुड़ी थी। अदानी ग्रुप की साख को लेकर कल एसएनपी ने एक बड़ा बयान दिया। क्या कहा एसएनपी ने? एसएनपी का बयान काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये बात हमें अडानी समूह के भविष्य के तौर पर, अगले 6 महीने और साल भर के भविष्य के तौर पर एसएनपी ने जो कहा है उसे जानना ज़रूरी है। अडानी समूह ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसका नाम है अडानी ग्रुप द नोन अननोन्स। इस रिपोर्ट में एसएनपी ग्रुप ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अडानी समूह की साख में बेहतरी या बढ़ोतरी या भरोसे की वापसी दो कारणों पर ही निर्भर होगी, 2 चीज़ों पर निर्भर होगी। पहली चीज़ तो ये कि ग्रुप एसएनपी या दुनिया की रेटिंग एजेंसियां, खासतौर से एसएनपी ने अपने बारे में कहा, ये जानना चाहेगी कि अडानी समूह के पास इतनी पूंजी उपलब्ध है, कर्ज चुकाने की पूरी व्यवस्था है कि नहीं है। अगर ये नहीं है, कंपनी के पास कैपिटल की कमी है, कर्ज चुकाने भर के संसाधन नहीं है, तो अडानी समूह की साख में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। हमें याद होगा कि एसएनपी अडानी समूह के आउटलुक को घटा चुका है। अडानी समूह ने फरवरी के अंतिम हफ्ते में अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई, अडानी पोर्ट्स, अडानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इन कंपनियों के आउटलुक को निगेटिव कर दिया था, घटाकर निगेटिव कर दिया गया था। दूसरी बात जो और महत्वपूर्ण है, जो एसएनपी ने कहा है कि कंपनी के संचालन में जो गवर्नेंस के इशूज़ हैं, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशूज़ हैं, जो ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता के इशूज़ हैं, इनको लेकर भी एजेंसी ये जानना चाहती है कि अडानी समूह ने उस पारदर्शिता के लिए क्या किया है, कितनी चीज़ें और बेहतर की हैं। और इसके बाद ही ये स्पष्ट होगा कि समूह की साख में बेहतरी की जाएगी। और ये दोनों ही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अगर आप हमारा कवरेज पिछले 2 महीने से अडानी समूह पर देख रहे हैं तो हम लगातार ये बता रहे हैं कि यही 2 चीज़ें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और डेट, कर्ज और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। शेल कंपनियां, तरह तरह से प्रवर्तकों की अलग अलग कंपनियों में हिस्सेदारी और भारी कर्ज, ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें थी जिनके कारण अडानी समूह पर हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट दी, और फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद बाकी प्रतिक्रिया हमें दिखाई दी। तो दुनिया की एक बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कह दिया है कि साख लौटाने के लिए जो हुआ है वो शायद पर्याप्त नहीं है, जो कर चुकाया जा रहा है वो पर्याप्त नहीं है, इसके बाद भी और कुछ करना होगा, तब साख की वापसी मानी जाएगी।